मैं डॉक्टर ए के वाजपेयी सभी विद्यार्थियों का इस 57वें वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं और ये वीडियो लेक्चर हमारा कॉम्पटन इफ़ेक्ट क्या होता है उस पर आधारित है। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इसमें मुख्य रूप से जिन बातों को लिया है, कॉम्पटन इफ़ेक्ट का परिचय, इंट्रोडक्शन, और कॉम्पटन इफ़ेक्ट होता क्या है, क्या परिभाषाएं हैं, क्या सिद्धांत है उसका, इत्यादि। कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट किया गया था कॉम्पटन के द्वारा, और उस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स मिले थे उनको किस तरह से एक्सप्लेन किया गया था और क्या क्या मुख्य परिणाम प्राप्त हुए थे, ये सारी बातें हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आखिरी में फिर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या निष्कर्ष हैं या कंक्लूज़न हैं। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो एच कॉम्पटन नामक वैज्ञानिक ने इसको 1930 में इसकी खोज की थी। और वास्तव में ये एक्सरे या गामा रेज, मतलब जो हाई एनर्जी रेडिएशन होते हैं, उनका किस तरह से उनकी प्रकीर्णन होता है, उनकी स्कैटरिंग होती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ये इससे संबंधित है। तो अगर हम मुख्य रूप से देखें संक्षेप में, तो अगर एक्स रे या गामा रेस, जो हाई एनर्जी रेडिएशन होते हैं, किसी हल्के तत्व से जैसे कार्बन है या एल्यूमिनियम से टकराते हैं, तो क्या होता है, टकराने के बाद जो एक्स रेज हैं वो स्कैटर हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है, उनकी स्कैटरिंग हो जाती है। परंतु ये देखा गया कि एक्स रेज स्कैटरिंग के बाद अगर उनकी वेवलेंथ मान लीजिए लेमडा थी, तो बाद में वो वेवलेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मान लीजिए लेमडा डैश हो जाती है। तो इस प्रकार स्कैटरिंग के कारण वेवलेंथ का बढ़ जाना, इसको हम कह सकते हैं कि ये कॉम्पटन इफेक्ट है। तो अगर सरल भाषा में आप समझाना चाहें तो किसी भी हल्के तत्व, लाइट जो एलिमेंट होते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है एटम में, उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक्स रेस की स्कैटरिंग होती है या गामा रेस की स्कैटरिंग होती है, और स्कैटरिंग के फलस्वरूप जो स्कैटर्ड एक्स रेज हैं उनकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसी घटना को हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। अब इसको अगर हम थोड़ा सा चित्र में देखें, उसका इलस्ट्रेशन देखें, तो देखिए यहाँ पे ये एक लाइट एटम है, ये उसके इलेक्ट्रॉन हैं अलग अलग शेल्स में, और यहाँ से लेमडा वेवलेंथ की एक्सरे यहाँ पे आती है, इससे टकराती है एटम से, और एटम के इलेक्ट्रॉन से कहना चाहिए। तो क्या होता है, जब ये टकराती है तो ये एक्स रेस की स्कैटरिंग हो जाती है, और जितने कोण से स्कैटरिंग होती है उसको स्कैटरिंग एंगल थीटा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और स्कैटरिंग होने के बाद आप देखिए इसकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ गई है, लेमडा डैश हो गई है, लेमडा लेस देन लेमडा डैश। ये इंसिडेंट एक्स रेज हैं, ये स्कैटर्ड एक्स रेज हैं। अब जब ये टकराती हैं इलेक्ट्रॉन से, तो ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और एक विशेष कोण बनाते हुए फाई ये एक दिशा में विक्षेपित हो जाता है, जिसको कहा जाता है रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी कि एक्स रेस जिनकी वेवलेंथ लेमडा है, वो हल्के तत्वों के इलेक्ट्रॉन से टकराती हैं और उसके बाद उनकी स्कैटरिंग हो जाती है। पर स्कैटरिंग के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उनकी वेवलेंथ बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में चला जाता है, उसको कहा जाता है रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के इस डायग्राम से हम समझा सकते हैं कि ये कॉम्पटन इफेक्ट है। अब इसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन है इसमें और कैसे कॉम्पटन ने इसको एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कॉम्पटन ने अपने प्रभाव को, कॉम्पटन इफेक्ट को समझाने के लिए ये माना कि जो रेडिएशंस होते हैं, एक्स रेज हैं या गामा रेज हैं, वो किससे बने होते हैं, वो फोटॉन से बने होते हैं। और इस तरह कॉम्पटन ने क्वांटम मैकेनिक्स का या क्वांटम थ्योरी का उपयोग किया कॉम्पटन इफेक्ट को समझाने में। अब दूसरे बिंदु पे आते हैं हम। जब एक्स रे
किसी एटम से टकराती हैं तो उसके जो फोटॉन होते हैं, एक्स रेज मतलब फोटॉन से बनती हैं, है ना, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, आपको मालूम है ये बात। तो ये फोटॉन क्या करते हैं, ये फोटॉन इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, उससे कोलाइड करते हैं, और इसके बाद जो फोटॉन होता है वो क्या करता है, फोटॉन अपनी एनर्जी किसको दे देता है, इलेक्ट्रॉन को। और इस प्रकार आपने पढ़ा होगा रमन इफेक्ट में भी कि इस तरह की जो कोलिजन होती है वो कहलाती है इनइलेस्टिक कोलिजन। इनइलेस्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन और फोटॉन के बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, और कोई आदान प्रदान नहीं होता, वो इलेस्टिक कोलिजन कहलाती है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई है फोटॉन से, इसलिए वो बाहर निकल जाता है, इजेक्ट हो जाता है, और उसको हम नाम देते हैं ये रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि जो एक्सरे का फोटॉन था उसने अपनी एनर्जी किसको दे दी, इलेक्ट्रॉन को दे दी, और वो जो फोटॉन है कम ऊर्जा के साथ वो स्कैटर हो जाता है, मतलब एक्सरेज की स्कैटरिंग हो जाती है। अब चूंकि फोटॉन के पास ऊर्जा कम है, एनर्जी उसकी कम है, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि अगर एनर्जी कम है तो फ्रिक्वेंसी भी कम होगी, और परंतु वेवलेंथ उसकी बढ़ जाएगी। तो ये जो फोटॉन है, स्कैटर्ड फोटॉन है, इनको हम मॉडिफाइड फोटॉन या स्कैटर्ड फोटॉन कहते हैं। और ये जो लेमडा डैश है उनकी वेवलेंथ वो ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। और ये जो वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रही है वेवलेंथ में, लेमडा डैश माइनस लेमडा, ये कहलाती है कॉम्पटन शिफ्ट। अब यहाँ पे देखिए ये इंसिडेंट फोटॉन है, इसकी वेवलेंथ है लेमडा एक्स रेस की, और ये स्कैटरिंग के बाद लेमडा डैश हो गई, तो ये मॉडिफाइड फोटॉन या स्कैटर्ड फोटॉन हो गया। ये थीटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है एक निश्चित कोण के साथ विक्षेपित हो गया, रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और ये इलेक्ट्रॉन है एटम का, जिसको इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट कहा हुआ है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कॉम्पटन शिफ्ट है, मतलब जो वेवलेंथ में वृद्धि हो रही है डेल्टा लेमडा, ये स्कैटरिंग एंगल के साथ साथ बढ़ती है। अगर थीटा बढ़ेगा तो क्या होगा, कॉम्पटन शिफ्ट भी बढ़ेगी, डेल्टा लेमडा का मान भी बढ़ेगा। फिर एक और जो बिंदु है यहाँ पे कि कॉम्पटन शिफ्ट वेवलेंथ पे और नेचर ऑफ मीडियम, मतलब यहाँ जो तत्व है उस पर निर्भर नहीं करती। तो कॉम्पटन शिफ्ट का मान मतलब डेल्टा लेमडा का मान वेवलेंथ और नेचर ऑफ स्कैटरिंग मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। अभी जैसा बताया कि जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल का मान बढ़ेगा तो एक्स रेस की जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ती है। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड एक्स रेज आल्सो इंक्रीजेस। तो थीटा अगर कम होगा तो एक्स रेज की इंटेंसिटी कम होगी, स्कैटरिंग कम होगी, और जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा इंटेंसिटी बढ़ेगी, मतलब स्कैटरिंग बढ़ेगी। कॉम्पटन ने ये माना कि जो इलेक्ट्रॉन और फोटॉन के बीच जो टक्कर होती है वो उसी तरह होती है जैसे बिलियर्ड के खेल में आपने देखा होगा कि स्टिक से बॉल को मारा जाता है और वो दूसरी बॉल से टकराती है, तो इसको बिलियर्ड बॉल कोलिजन कहा जाता है। और कॉम्पटन ने ये भी एज्यूम किया कि कोलिजन होते समय जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड मोमेंटम, मतलब द्रव्यमान, मास और मोमेंटम, संवेग के जो संरक्षण का नियम है उसका पालन होता है टक्कर होते समय। किस किस के बीच में, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन के। तो ये नियम ये कहता है कि कोलिजन से पहले मास, टोटल मास और टोटल मोमेंटम का जो योग है वो कोलिजन के बाद के बराबर होता है। तो कोलिजन के पहले मास और मोमेंटम का टोटल ये बराबर होगा कोलिजन के बाद मास और मोमेंटम के टोटल के। और इन सारे पोस्टुलेट्स के आधार पर कॉम्पटन ने एक इक्वेशन डिराइव किया जो कॉम्पटन इक्वेशन कहलाता है, या कॉम्पटन फार्मूला। डेल्टा लेमडा मतलब क्या हो गया, ये कॉम्पटन शिफ्ट,
बराबर होता है लेमडा डैश माइनस लेमडा। लेमडा डैश आपको मालूम है जो स्कैटर्ड एक्सरेज हैं उनकी वेवलेंथ है, और लेमडा क्या है, जो इंसिडेंट है। ये बराबर होता है h अपॉन एम जीरो सी, ये मास है इलेक्ट्रॉन का रेस्ट पोजीशन में एम जीरो, सी लाइट की वेलोसिटी, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का यहाँ थीटा वो है स्कैटरिंग एंगल। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा फिर से लिख लीजिए यहाँ पे, कॉम्पटन शिफ्ट बराबर h अपॉन एम जीरो सी 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखेंगे हम कौन कौन से केस यहाँ पे आते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, थीटा का मान अगर बढ़ेगा तो क्या होगा ये देखेंगे हम। थीटा मान लीजिए जीरो है, थीटा जीरो का मतलब होता है कि स्कैटरिंग एंगल शून्य है। तो ये अगर एक्स रेज आ रही हैं तो स्कैटरिंग एंगल शून्य है, मतलब वो उसी दिशा में वो आगे बढ़ रही हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि स्कैटरिंग नहीं हो रही है। मैथमेटिकली भी हम ये प्रूफ कर सकते हैं, अगर आप थीटा को शून्य मानेंगे तो कॉस थीटा 1 होता है, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा लेमडा बराबर आ जाएगा जीरो। और डेल्टा लेमडा बराबर जीरो का मतलब होता है लेमडा डैश इक्वल्स टू लेमडा। तो अगर पहले वेवलेंथ लेमडा थी, बाद में लेमडा डैश है, तो दोनों बराबर हैं, मतलब स्कैटरिंग नहीं हो रही है। तो सेम डायरेक्शन में स्कैटरिंग नहीं होती है। अब दूसरा एक अपन कल्पना करें कि थीटा का मान 90 डिग्री है, मतलब ये इंसिडेंट एक्स रेज हैं और 90 डिग्री पे स्कैटरिंग हो रही है। यहाँ पे देखिए, ये इंसिडेंट एक्स रेज हैं और ये स्कैटर्ड, इनके बीच का जो कोण है वो 90। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जो इंसिडेंट एक्स रेज और स्कैटर्ड एक्स रेज परपेंडिकुलर हैं। थीटा का मान इस इक्वेशन में आप अब क्या करिए, 90 रख लीजिए। कॉस थीटा शून्य, कॉस 90 शून्य होता है, तो इसका मतलब हो गया कि डेल्टा लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम जीरो इंटू सी, क्योंकि ये कॉस थीटा शून्य हो जाएगा, यहाँ 1 है। अब आप h का मान रखिए, एम जीरो का रखिए, c का रखिए, तो डेल्टा लेमडा इक्वल्स टू आ जाएगा 0.024 आंगस्ट्रम। इसका अर्थ हुआ कि स्कैटरिंग के बाद जो स्कैटर्ड एक्स रेज हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो कितना बढ़ जाती है, 0.024 आंगस्ट्रम बढ़ जाती है, और इसको कहा जाता है कॉम्पटन वेवलेंथ। अब थीटा अगर 180 है, जैसे एक्स रेज जा रही हैं और स्कैटरिंग के बाद लौट आती हैं, तो थीटा कितना होगा स्कैटरिंग एंगल, 180 होगा। अगर ऐसा होगा तो कॉम्पटन इक्वेशन क्या कहता है कि डेल्टा लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम जीरो सी 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा का जो मान है 180 रख दीजिए, और कॉस थीटा मतलब कॉस 180 होता है -1, तो ये 1 है, ये -1 तो ये 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से डेल्टा लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, 2h अपॉन एम जीरो सी। अब मान रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, डेल्टा लेमडा इक्वल्स टू 0.0482 आंगस्ट्रम। इसका अर्थ हुआ कि अगर स्कैटरिंग इतनी ज़्यादा है तो क्या होता है, अगर स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसका एंगल कितना है 180 है, तो क्या होगा, जो स्कैटर्ड एक्स रेज हैं वो लौट आती हैं, और लौटने के बाद उनकी वेवलेंथ कितनी अधिक हो जाएगी, बढ़ जाएगी, 0.0482 आंगस्ट्रम। ये तो ये यहाँ पे कॉम्पटन शिफ्ट है। तो आपने एक चीज़ देखी कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है डेल्टा लेमडा का मान बढ़ता है। तो थ्योरेटिकली भी और एक्सपेरिमेंटली भी ये देखा गया कि ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं 0.0482 इत्यादि, तो इनके मान एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ के बिल्कुल नज़दीक थे। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो याद रखने लायक हैं कि अगर इंसिडेंट एक्स रेज बहुत हाई एनर्जी की है मान लीजिए, तो क्या होगा, डेल्टा लेमडा का मान भी ज़्यादा होगा, तो कॉम्पटन शिफ्ट का मान अधिक होता है, स्कैटरिंग भी ज़्यादा होगी यदि इंसिडेंट एक्स रेज हाई एनर्जी रेडिएशन होंगे तो। पर इसके विपरीत दूसरे बिंदु में देखिए, अगर एक्स रेज की एनर्जी कम है तो डेल्टा लेमडा का मान भी कम होगा, और स्कैटरिंग की जो इंटेंसिटी है, स्कैटर्ड एक्स रेज की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी, वो भी कम होगी। परंतु अगर इंसिडेंट एक्स रेस और भी कम, बहुत वीक हैं, उनकी एनर्जी बहुत कम है उनके फोटॉन्स की, तो कोई कॉम्पटन इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता, और इसके विपरीत केवल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा गया है। तो अगर एक्स रेस की एनर्जी बहुत कम है,
या इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी बहुत कम है, तो केवल क्या होगा, केवल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही हमको देखने मिलेगा, कॉम्पटन इफेक्ट देखने नहीं मिलेगा। यहाँ ये भी याद रखिए आप कि कॉम्पटन इफेक्ट और एक्स रे डिफ्रैक्शन, इन दोनों में एक अंतर है। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होता है, मतलब न्यूक्लियस से, एटम के न्यूक्लियस से मजबूती से नहीं बंधा होता, क्योंकि लाइटर एटम होते हैं, हल्के तत्व होते हैं। जबकि एक्सरे डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत टाइटली मजबूती के साथ न्यूक्लियस से बंधा होता है। फिर अगर लो एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन होते हैं तो केवल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही हमको प्राप्त होगा, जैसे अभी हमने आपको बताया था पूर्व में भी, केवल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और स्कैटरिंग वहाँ पे नहीं होगी, एक्स रेज की स्कैटरिंग नहीं होगी। अब अगर हम ये मान लीजिए कि या तो रेडिएशन बहुत लो एनर्जी के हैं, या जो इलेक्ट्रॉन है, जो एटम का इलेक्ट्रॉन है वो बहुत मजबूती के साथ न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, तो उस स्थिति में हम क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है m0, उसको हम मान सकते हैं कि ये पूरे एटम का मास है, तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एटम के मास m से। तो इलेक्ट्रॉन को हम सेपरेट नहीं मान रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइटली, बहुत मजबूती के साथ वो न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको m से रिप्लेस कर देंगे, जो एटम का मास है उससे रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन में आप देखिए h/mc 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। अब चूंकि m बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एटम का मास इलेक्ट्रॉन के मास की तुलना में, तो इसलिए डेल्टा लेमडा, जो डेल्टा लेमडा का मान है वो लगभग 0 के बराबर आ जाएगा, और इसलिए कोई कॉम्पटन इफेक्ट प्राप्त नहीं होगा। तो कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, मतलब आपस में परिवर्तित हो जाते हैं, और वो डिपेंड करता है कि जो रेडिएशंस हो रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, उनकी एनर्जी कम है या ज़्यादा है, या जो हम एटम ले रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से मजबूती से बंधे हैं, या बहुत दुर्बल बंध के द्वारा न्यूक्लियस से वो आकर्षित हैं। तो ये सारी बातें हैं जो कॉम्पटन इफेक्ट से संबंधित थी। और अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम हीट कैपेसिटी की बात करेंगे सॉलिड्स के। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरे लेक्चर ये हिंदी में है। थैंक यू सो मच।